अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 1 FAR 1 हम कवर कर रहे थे। बोरिंग कॉस्ट का एरिया हमने स्टार्ट किया कोई 1-2 लेक्चर पहले। क्या होती हैं बोरिंग कॉस्ट? जो हमने पैसा बारो किया मीन लोन या ओवरड्राफ्ट, उसके ऊपर जो कॉस्ट है उसे क्या नाम दिया जाता है? बोरिंग कॉस्ट। मीन लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, साथ कुछ अदर रिलेटेड कॉस्ट भी, अदर रिलेटेड कॉस्ट लाइक बैंक चार्जेस अगर कोई हैं जो बारो से रिलेटेड है, मीन बारो का जो सिस्टम है या बारो का जो प्रोसेस है उसमें अराइज हुई हैं, तो वो भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होंगी। ठीक हो गया? मीन बारो जो हमने किया उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट। बिजनेस पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू भी लेता है, तो शेयर कैपिटल बारो नहीं होता, वो होता है ओन्ड फंड्स। ठीक हो गया? उसके ऊपर भी हम कुछ रिटर्न देते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट है। ठीक हो गया? बिजनेस को पैसा गवर्नमेंट भी देती है, जिसे हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है वो भी बोरिंग नहीं है। ठीक है? पास में एग्जामिनर ने कोई 1-2 अटेम्प्ट पहले बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बना दिया था, और वहाँ पे स्टूडेंट गवर्नमेंट ग्रांट को भी बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे थे। तो नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट बोरिंग नहीं है। बोरिंग कॉस्ट है क्या? जो आपने बोरो किया है लोन के थ्रू या फिर ओवरड्राफ्ट के थ्रू, उसके ऊपर जो कॉस्ट है उसे नाम दिया जाएगा बोरिंग कॉस्ट का। बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन मीन बारो इनटू रेट, और जितना टाइम पीरियड है वो हम साथ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या है? ऐसा बैलेंस जो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो क्या रहा है? आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक हो गया? तो कैसे बोरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन इनटू रेट, जो भी बोरिंग का रेट है, इनटू टाइम पीरियड। ठीक हो गया? अब बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? बोरिंग कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट है। तो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होंगी अनलेस रिलेटिंग टू अ क्वालिफाइंग एसेट। मीन एक्सपेंस आउट होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस चार्जेस के नाम से, अनलेस रिलेटिंग टू अ क्वालिफाइंग एसेट। मीन अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर क्या होंगी? कैपिटलाइज होंगी। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है? ऐसा एसेट जिसकी एक्विजिशन में या कंस्ट्रक्शन में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर है। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड में मिनिमम 5 to 6 मंथ्स रिक्वायर हैं। तो अगर उसे एक्वायर करने में या उसे प्रोड्यूस करने में, बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में 5 to 6 मंथ्स रिक्वायर हैं, तो वो क्या है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड मीन क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट से अगर बोरिंग कॉस्ट है तो फिर क्या होंगी? कैपिटलाइज। और अगर क्वालिफाइंग एसेट रेटेड नहीं है तो फिर क्या होंगी? एक्सपेंस आउट होंगी, मीन P&L में एज ए एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा। ये बात हमने कर ली अब तक। ठीक हो गया? और जब बोरिंग कॉस्ट मीन पैसा बारो करके हम क्या कर रहे हैं? एसेट की कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं, तो एसेट में जैसे जैसे हम कोई पैसा चार्ज करते चले जाते हैं ड्यूरिंग, जब एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, तो हम एक एंट्री करते हैं क्या? कैपिटल वर्किंग प्रोसेस डेबिट टू कैश क्रेडिट। क्यों? जब आपने बारो किया तब आपने एंट्री कर ली क्या? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब उस पैसे को अगर एसेट में यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट टू कैश क्रेडिट। ठीक हो गया? बोरिंग कॉस्ट मीन अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल क्रेडिट। क्या ख्याल है? ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई नई बात हम नहीं कर रहे। सो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है। ठीक हो गया? कब से कैपिटलाइज होंगी? एसेट की कमेंसमेंट डेट से लेकर सीज डेट तक। मीन एसेट बनाना आपने शुरू किया 1 मार्च को, लोन आपने लिया 1 जनवरी को,
तो कैपिटलाइज कौन सी बोरिंग कॉस्ट होगी? 1 मार्च से ऑनवर्ड एसेट सपोज कंप्लीट हुआ 1 अगस्त को, तो 1 मार्च से 1 अगस्त तक वाली जो इंटरेस्ट मीन बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। अब जनवरी और फरवरी की भी बोरिंग कॉस्ट तो है, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं, वो क्या होगी? एक्सपेंस आउट। इस तरह से अगस्त में अगर आपने एसेट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी पूरा साल हो सकता है लोन ओवर ड्यू था, पूरा पे नहीं हुआ, तो बोरिंग कॉस्ट होंगी, लेकिन वो अगस्त के बाद वाली भी क्या होंगी? एक्सपेंस आउट। ठीक हो गया? एसेट की स्टार्ट डेट से लेकर मीन जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है उस डेट से लेकर उसकी कंस्ट्रक्शन सीज मीन स्टॉप होने तक मीन जब एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है तब तक की डेट की जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होंगी। ठीक होगी? इसके ऊपर हमने कोई एग्जाम्पल्स कवर कर ली थी। फिर हमने देखा जी कि बोरिंग जो है वो 2 तरह की होती है। बोरिंग 2 तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग और एक होती है जनरल बोरिंग। अभी हम सिर्फ कवर कर रहे हैं स्पेसिफिक बोरिंग। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी कवर कर लिया है। स्पेसिफिक बोरिंग क्या है? ऐसी बोरिंग जो फॉर द सोल पर्पज ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट है। मीन क्वालिफाइंग एसेट के पर्पज के लिए ही बोरिंग की गई है, तो वो क्या है? स्पेसिफिक बोरिंग। किसी और पर्पज के लिए नहीं, एक क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन, उसकी कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो क्या है? स्पेसिफिक बोरिंग है। जनरल बोरिंग क्या होती है? आज के लेक्चर में कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। अब ये जो स्पेसिफिक बोरिंग है सोल पर्पज ऑफ एसेट के लिए है, तो इससे हमने क्या करना है? बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। मीन ऐसी बोरिंग जो फॉर द सोल पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग एसेट ही है, तो उसकी कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना है। तो कैसे कैपिटलाइज करना है उसके लिए हमारे पास एक मेथड था। क्या ख्याल है? तो स्पेसिफिक बोरिंग को कैपिटलाइज कैसे करना है? तो कैपिटलाइजेशन अगर हमने करनी है किसकी? स्पेसिफिक बोरिंग की, तो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट इनकट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, उसमें से लेस करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। मीन वो जो हमने पैसा बारो किया फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो उस पे जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, वो हम लेंगे। और अगर हमने सपोज पैसा लिया कितना? 10 मिलियन। कब लिया हमने? जनवरी में लिया, एसेट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड। लेकिन वो पैसा सारा का सारा हमने एक ही दफा एसेट की कंस्ट्रक्शन में नहीं डाला। सपोज 10 मिलियन का 3 मिलियन हमने पहले डाला, 2 मिलियन फिर बाद में डाला, 2 मिलियन फिर बाद में डाला, 2 मिलियन फिर बाद में डाला। तो जो 3 मिलियन हमने एसेट की कंस्ट्रक्शन में दे दिया, तो वो तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस को चार्ज हो गया। बाकी जो पीछे बचा था 7 मिलियन, इसको अगर हमने सपोज 2 मंथ तक जो है वो एसेट में नहीं डाला, लेकिन सेपरेटली कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट के ऊपर अगर हमने कोई इनकम कमाई है जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, किसकी? सरप्लस फंड की। सरप्लस फंड कौन सा? ये जो लोन की बाकी अमाउंट बच गई थी जो आपने अभी तक एसेट में नहीं अटैच की, तो उसके ऊपर अगर कोई इनकम हम कमा रहे हैं तो इनकम को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इस तरह से जितना भी इंटरेस्ट बनेगा बोरिंग कॉस्ट का, जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी सरप्लस फंड की, वो माइनस करके तो नेट हमारे पास क्या आएगी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कैसे निकालते हैं? अभी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया? आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, नोट्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, लोन रेज्ड स्पेसिफिकली टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, अ क्वालिफाइंग एसेट, मीन एक क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो है वो लोन रेज किया गया। दिस मीन स्पेसिफिक बोरिंग की बात हो रही है। दो लोन लिए गए हैं। एक लोन ए लिया गया है 10% रेट पे 1 जनवरी 2005 को 500,000 का। एक लोन ए है 500,000 का जो 1 जनवरी को लिया गया है, 10% उसका रेट है। एक लोन बी लिया गया है इसी एसेट से रिलेटेड, कब 1 जून 2005 को 400,000 अमाउंट है और उसका रेट कितना है 15%। मीन एक लोन नहीं, दो लोन लिए गए हैं। एक 10% रेट पे किसी और बैंक से 5 लाख लिया गया है जनवरी में, और फिर जून में 4 लाख किसी और बैंक से लिया गया है 15% रेट पे। हुआ क्या? कहते रुपीज 1 लाख ऑफ द लोन बी कैपिटल वाज रीपेड ऑन 31 जुलाई 2005। जो जून में आपने लिया है लोन बी, उसका 1 लाख आपने 31 जुलाई को रीपेमेंट कर दी। कितना लिया था? 4 लाख का, 1 लाख की रीपेमेंट कर दी। नो अदर लोन कैपिटल वाज रीपेड, इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर कोई रीपेमेंट नहीं हुई। मीनू 5 लाख वाला वैसे ही अभी तक ईयर एंड तक ओवरड्यू चलेगा। ये जो 1 जून को लिया है 4 लाख का, उसके में से 1 लाख आपने 31 जुलाई को रीपे कर दिया, तो बाकी 3 लाख ओवरड्यू चलेगा आगे। ओके, द ओनली इंटरेस्ट इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाज इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड फ्रॉम द स्पेसिफिक लोन इन अ 6% इंटरेस्ट अकाउंट। मीन ये क्या है? जो सरप्लस फंड आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आप कितना कमाते हो? 6% कमाते हो। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कितना सरप्लस फंड किस किस डेट पे था और उस पर कितना कितना कमाया गया है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेड फॉर एज फॉलोस। 1 मार्च 2005 को आपने 300,000 जो है वो कंस्ट्रक्शन में लगाया। एंट्री क्या की होगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश। क्या कह रहा है? कैश से निकाल के आप एसेट में लगा रहे हो, तो एसेट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसमें जितना भी पैसा लग रहा है वो क्या होगा? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। 30 अप्रैल को आपने लगाया 1 लाख। फिर क्या की होगी इस एक्सपेंडिचर की? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस टू कैश। 31 जुलाई 2005 को आपने 220 लगाया। एंट्री क्या की होगी? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस टू कैश। कमेंसमेंट डेट 1 मार्च 2005। एसेट की आपने कमेंसमेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की कब? 1 मार्च 2005 को। एंड सीसेशन डेट मीन सीज हुई कंस्ट्रक्शन कब? 31 अगस्त 2005 को। दिस मीन जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है वो 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक की कैपिटलाइज होनी है। लोन आपने 1 जनवरी को भी लिया था। दिस मीन जनवरी फरवरी की भी बोरिंग कॉस्ट होंगी, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होंगी, वो एक्सपेंस आउट होंगी। लोन आपका अगस्त के बाद भी ओवरड्यू रहा है। क्या ख्याल है? अगस्त के बाद भी ओवरड्यू रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, लेकिन वो इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी, वो क्या होंगी? एक्सपेंस आउट होंगी। सिर्फ एसेट की कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट डेट से लेकर सीज डेट तक की जो बोरिंग कॉस्ट हैं वो कैपिटलाइज होंगी। क्या ख्याल है? करना क्या आपको? वो कहता है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इन टर्म ऑफ IAS 23। तो आपने बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है, स्पेसिफिक बोरिंग है, तो वो निकालनी है। उसका फार्मूला हमारे पास ये है। क्या कहना? वो निकालने से पहले हम एक थोड़ी छोटी सी वर्किंग कर लें। लेजर वाली नहीं, एक छोटी सी वर्किंग और करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और हम करने जा रहे हैं एक छोटी सी वर्किंग। वर्किंग में देखें जी, सबसे पहले हमने जो लोन ऑब्टेन किया, कब किया? 1 जनवरी 2005 को। कितना ऑब्टेन किया? 500,000 का। ठीक हो गया। इसका 500,000 का 1 मार्च को हमने एक एक्सपेंडिचर किया।
कितना 300,000 का। दिस मीन हमने एक्सपेंडिचर किया कैपिटल वर्किंग प्रोसेस टू कैश, कब किया हमने ये 1/3/2005 को कितना 300,000 का। तो दिस मीन इस डेट पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या बचा था 200,000। ठीक हो गया 200,000। उसके बाद हमने क्या किया जी 30 अप्रैल को एक एक्सपेंडिचर और किया, तो एक्सपेंडिचर हमने और कर दिया कब 30 अप्रैल 2005 को कितना 100,000 का। तो उसके बाद हमारे पास बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना बच गया 100,000। ठीक हो गया। उसके बाद 31 जुलाई को हमने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उससे पहले हमारे पास 1 जून को एक लोन बी भी आ गया। तो लोन ए हमने ऑब्टेन किया था यहाँ पे, तो लोन बी हमने जो है वो ऑब्टेन किया कब 1 जून 2005 को कितना 400,000, और उसके बाद हमारे पास बैलेंस कितना हो गया 500,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1 जून। उसके बाद हमने क्या किया 31 जुलाई को हमने एक्सपेंडिचर किया, क्या ख्याल है एक्सपेंडिचर किया हमने 31 जुलाई को कितना 220,000 का, और साथ हमने 31 जुलाई को एक रीपेमेंट भी कर दी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन ऑन 31 जुलाई 2005 वो कितनी की 100,000 की। हमारे पास इस 31 जुलाई पे कितना बैलेंस आउटस्टैंड बच गया 180,000 का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख का बैलेंस हमारे पास था 1 जनवरी को, क्या ख्याल है एसेट की कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट हुई है इस डेट से। दिस मीन जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है वो 1 मार्च से ऑनवर्ड वाली होनी है। दिस मीन 5 लाख का बैलेंस हमारे पास 1 जनवरी को था, ड्यू था जनवरी भी फरवरी भी, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट तो पे करना है। क्या कहना है ऐसा तो नहीं कि आपने एसेट की कंस्ट्रक्शन 1 मार्च को स्टार्ट किया है तो जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट पे नहीं करना, नहीं बैंक ने तो आराम खाना ही खाना आपसे, उसने आपको लोन दिया तो उसने इंटरेस्ट लेना है। तो जनवरी फरवरी का भी इंटरेस्ट था, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो कहां पे जाएगा एक्सपेंस आउट होगा। कैपिटलाइज इंटरेस्ट कौन सा होगा 1 मार्च से ऑनवर्ड। ठीक हो गया 1 मार्च से ऑनवर्ड कैपिटलाइज होगा, 1 मार्च से पहले वाला कैपिटलाइज नहीं होगा। हमने क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा जी कि आपने क्या निकालना है, आपने हमें जो है वो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल के देनी है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालने के लिए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालने के लिए स्पेसिफिक बोरिंग है, तुम्हारे पास फार्मूला क्या है इंटरेस्ट इनकट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन लेस हमने करना होता है क्या इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सरप्लस फंड। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। अब अगर हम लोन देखें तो 2 लोन हमने लिए हैं, एक 5 लाख का लिया है और एक हमने लिया है 4 लाख का 15% पे। ये जो 5 लाख का लोन लिया हमने पूरा साल ओवरड्यू रहा,
क्या आपने इसकी कोई रीपेमेंट की ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख की? नहीं की। दिस मीन पूरा साल ये ओवरड्यू रहा, जिसके ऊपर आपने जनवरी से लेकर पूरा साल इंटरेस्ट पे किया होगा। ऑब्वियसली अगर दिसंबर के बाद भी अगर आपने रीपेमेंट नहीं की तो उसके बाद भी इंटरेस्ट पे किया होगा। लेकिन हमने देखना है कि इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। तो एक साल का इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, तो 500,000 है और रेट क्या है इसका 10%। इसे क्या आएगा, पर एनम आएगा। लेकिन हमने देखना है कि हमने कैपिटलाइज कितना करना है। क्या ख्याल है, क्यों हम क्या निकाल रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जो एसेट को चार्ज करनी चाहिए। तो देखें तो एसेट स्टार्ट हुआ 1 मार्च को, कंप्लीट हुआ 31 अगस्त को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स। दिस मीन पूरा साल आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, लेकिन कैपिटलाइज कितना करना है, 6 मंथ्स का। कौन से 6 मंथ्स, जनवरी टू मार्च टू, जनवरी नहीं, मार्च टू अगस्त के। क्यों, जनवरी फरवरी का तो एक्सपेंस आउट होना है। क्यों, एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हमने कब की है, 1 मार्च को, तो जनवरी फरवरी का एक्सपेंस आउट। तो कैपिटलाइज कहां से होना है, जब एसेट की कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई और टिल सीज डेट, और सीज डेट क्या है 31 अगस्त। क्यों, लोन ये 5 लाख पूरा साल ड्यू रहा है, आपने कोई रिपेमेंट नहीं की, तो इंटरेस्ट बैंक को इसका पूरे साल का किया है। लेकिन हमने अब इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना चार्ज करना है और एसेट में कैपिटलाइज कितना करना है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो एसेट चूंकि स्टार्ट हुआ था 1 मार्च को, कंप्लीट हुआ 31 अगस्त को, तो ये 6 माह का कैपिटलाइज होगा। बाकी जनवरी, फरवरी या अगस्त के बाद वाला वो P&L में एक्सपेंस आउट होगा। सो यहां से हमारे पास जो है वो एक इंटरेस्ट की अमाउंट निकल आएगी 25,000। ठीक हो गया। ये क्या था, लोन ए। ये कौन था, लोन ए। अब बात आ गई लोन बी की। लोन बी आपने लिया 1 जून को। कितनी अमाउंट थी 1 जून पे, 400,000, और उसका रेट कितना था 15%। लेकिन आपने 31 जुलाई को कुछ रीपेमेंट भी की। क्या ख्याल है, तो इस एसेट में वो लोन भी, इसे एसेट क्वालिफाइंग एसेट रेट लिया गया। 1 जून को लिया गया जब एसेट कमेंसमेंट हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो दिस मीन ये जून और जुलाई 2 माह जो है उसका बैलेंस कितना रहा है, 4 लाख ही रहा है। क्यों, जुलाई में आपने 1 लाख की पेमेंट की तो फिर 3 लाख हुआ था। दिस मीन जून और जुलाई का उसका इंटरेस्ट 15% जो है वो 4 लाख पे ही गया होगा। क्या ख्याल है, तो कितने मंथ का हमें चार्ज करना चाहिए यहाँ पे, 2 मंथ्स का। ये कौन से 2 मंथ्स हैं, जून और जुलाई। यहाँ पे कितनी फिगर बनती है, 10,000। फिर क्या हुआ, जुलाई में आपने 1 लाख पे कर दिया जुलाई एंड पे, तो बैलेंस कितना हो गया आउटस्टैंडिंग, 300,000। रेट क्या है 15%। एसेट को कितना चार्ज हुआ 3 लाख का, कितने मंथ का, 31 अगस्त, 1 माह का। क्यों, उसके बाद वाला तो एक्सपेंस आउट होना है। क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे, इंटू 1/12। ये 1 कौन सा है, अगस्त का है, तो यहां से वैल्यू कितनी आती है 3750। तो ये क्या है, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। जो कैपिटलाइज होना है सिर्फ वो हम देख रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट नहीं हम निकाल रहे। तो लोन ए पूरा साल ओवरड्यू रहा, लेकिन 6 माह एसेट से रिलेटेड था तो हमने 6 माह ले लिया। लोन बी 4 लाख लिया था और 1 लाख 2 मंथ बाद पे कर दिया। तो पहले 2 मंथ 4 लाख ओवरड्यू रहा, और एसेट क्वालिफाइंग की कंस्ट्रक्शन और सीज डेट के बीच में आ रहा था तो 2 माह का ले लिया। क्या ख्याल है, फिर पे करने के बाद 1 लाख 3 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया, और वो 1 मंथ का कैपिटलाइज होना है तो वो हमने कैपिटलाइज कर दिया। और यहाँ से हमारे पास जो है वो एक फिगर आ गई 38750। ठीक होगी। अब हमने निकालनी है इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सरप्लस फंड।
इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सरप्लस फंड, और इन्वेस्टमेंट इनकम का उसने हमें रेट दिया हुआ है कितना, 6%। इन्वेस्टमेंट इनकम का उसने हमें रेट दिया हुआ है 6%। अब देखें जी, उसके लिए हमने ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो है ना ये यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। सो 5 लाख 1 जनवरी को, 3 लाख 1 मार्च को एसेट में लग गया, तो 3 लाख एसेट में लगाने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 200। ये 200 कितने माह आपके पास बचा रहा, मार्च भी और अप्रैल भी। 200,000 मार्च और अप्रैल 2 मंथ आपके पास बचा रहा। दिस मीन आपने ये 2 माह के लिए इन्वेस्ट किया होगा। क्या ख्याल है, तो क्या किया आपने, ये 200,000 जो है रेट क्या है इसका, 6%, कितने मंथ के लिए, 2/12 के लिए आपने जो है वो इन्वेस्ट किया, तो आपको यहाँ से कुछ बचा होगा 2000। उसके बाद 30 अप्रैल को आपने 1 लाख जो है वो एसेट में लगा दिया, तो पीछे 1 लाख का बैलेंस बचा, कितने का, 1 लाख का रेट 6% से कितने मंथ ये आपके पास सरप्लस फंड पड़ा रहा, मई, सिर्फ मई का मंथ। क्या ख्याल है, 30 अप्रैल खत्म हो गया, मई 1 जून को आपने जो है वो फर्दर बीच में लेके आए, तो बैलेंस ये ओवर ड्यू 1 लाख कब तक रहा, सिर्फ 1 मंथ मई तक, तो इसका हम 1 मंथ का इनकम जो है वो लेंगे। ठीक हो गया, कितनी, 500। उसके बाद हमारे पास 1 जून को बैलेंस हो गया 5 लाख। ये सरप्लस में कितनी देर रहा, जून का महीना भी और जुलाई का महीना भी पूरा। क्या ख्याल है, जून का महीना भी और जुलाई का महीना भी। क्या ख्याल है, तो कितना बैलेंस था, 5 लाख इंटू रेट 6%, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिली कितने मंथ, 2/12, यहाँ से कितना निकला, 5000। उसके बाद हम देखें हमारे पास ओवरड्यू बैलेंस का बराबर बचा, एंड पे 180, कब, 31 जुलाई को। एसेट आपने कब कंप्लीट किया, 31 अगस्त को। दिस मीन 1 मंथ ये भी आपके पास सरप्लस पड़ा रहा। क्या ख्याल हो सकता है उसके बाद भी पड़ा रहा, उसके बाद भी पड़ा रहा, लेकिन हमने देखना है कि हम इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का चार्ज कर रहे हैं, तो इनकम भी हमने उसके पैरेलल वाले टाइम पीरियड की लेनी है। मीन 180 तो अगस्त के बाद भी शायद सरप्लस फंड में इन्वेस्ट हुआ रहा है, लेकिन हमने यहां पे क्या लेना है, उसका उतना चार्ज करना है जितने पीरियड के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, और वो एसेट की सीज डेट ही है। सो 1 मंथ तक जो है ये ओवरड्यू रहा आपके पास, 900। क्या ख्याल है, 2000, 500, 5000 और 900, और इन फिगर्स को अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास बच जाएगा 8400, और ये अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास फिगर क्या आ जाएगी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितनी फिगर बन गई, 30350। अब इसे कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं।
जी सर, यही बैलेंस निकला था आपका अभी। प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट थी। ओके, चलो जी, रिक्वायरमेंट बी क्या है क्वेश्चन की? रिक्वायरमेंट बी क्या है क्वेश्चन की? कि आपने क्या निकालना है? कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 2005 निकालनी है। क्या ख्याल है? कैरिंग अमाउंट आपने निकालनी है एज एट 31 दिसंबर 2005। कैसे निकलती है कैरिंग अमाउंट सर? कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट ले लेते हैं इसकी, और कॉस्ट में देखा जाए तो हमने ये जो पैसे लगाए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, क्या ख्याल है? ये भी कॉस्ट का पार्ट है। तो ये क्या ले लिया हमने? एक्सपेंडिचर ले लिया। कितने के? 3 लाख का एक एक्सपेंडिचर है हमारे पास, प्लस 1 लाख का एक एक्सपेंडिचर है हमारे पास, प्लस 220 का एक एक्सपेंडिचर हमारे पास। तो टोटल दे देंगे मुझे 620। और साथ ये जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सो बोरिंग कॉस्ट हमने ले ली कितनी? 30350। तो हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई कितनी? 650350। इसमें से हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? क्या उसने हमें कोई रेट, कोई मेथड, कोई बात बताई है? उसने कहा है जी रिक्वायरमेंट बी के अंदर ही कि यूज़फुल लाइफ जो है वो 5 इयर्स है, रेजिजुअल वैल्यू नहीं बताई गई। तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 650350 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स लाइफ। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज कब से करनी है? जब एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तब से नहीं, व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज मीन कब कंप्लीट हुआ? ये 31 अगस्त को। तो करंट ईयर 31 दिसंबर की हम जो है वो कैरिंग अमाउंट निकालने जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर में कितनी चार्ज होगी जब एसेट रेडी फॉर यूज था? मीन 31 अगस्त के बाद क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मीन कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन? 4 माह को हम क्या करेंगे? क्यों डिवाइड बाय 5 करेंगे? वो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना। तो करंट ईयर में रेडी फॉर यूज कब था? सितंबर से ऑनवर्ड। तो इनटू क्या कर देंगे? 4/12 कर देंगे। क्या ख्याल है? तो क्या बनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 43357। 43357। तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी कितनी? 60699। कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 2005 आ गई 606,993। 606,993। जब इसे कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। ये वर्किंग मिटा दूं ना मैं? जी, बोरिंग दो तरह की होती है, एक स्पेसिफिक बोरिंग और दूसरी बोरिंग जो होती है वो होती है जी जनरल बोरिंग।
स्पेसिफिक बोरिंग क्या है? जो फॉर द सोल पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ एसेट, मीन एसेट से रिलेटेड ही है, तो वो क्या है? स्पेसिफिक बोरिंग मीन एक ही पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है? क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड। जनरल बोरिंग क्या है? जिसका पर्पस सिर्फ सोल क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, अदर देन एसेट भी पर्पस हो सकता है। मीन जनरल बोरिंग है क्या? लोन फॉर मोर देन one purpose including for qualifying asset। मीन पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड ही नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट के अलावा भी कोई पर्पस है। मीन एक से ज्यादा पर्पस के लिए, स्पेसिफिक एक ही पर्पस था क्या? क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड। ये क्या है? फॉर मोर देन वन पर्पस, इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट, उसमें क्वालिफाइंग एसेट भी इंक्लूडेड है। सपोज एक कंपनी जो है वो गई किसके पास? सपोज HBL के पास, और उससे कंपनी ने लोन ले लिया। कितना ले लिया? सपोज कंपनी ने जो है वो लोन ले लिया HBL से, कितना? 20 मिलियन का, कि लेके रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है, ज़रूरत पड़ती रहती है, तो लेके 20 मिलियन रख लिया कंपनी ने। अब इसमें से सपोज कंपनी ने जो है रेट इसका है सपोज 11% पे लोन ले लिया, 11% इंटरेस्ट कंपनी इस पर पे करेगी, ठीक हो गया। कंपनी ने इसमें से सपोज जो है वो 5 मिलियन जो है वो स्पेंड कर दिया, किसके ऊपर? अपने कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, मीन कोई स्टाफ की सैलरीज वगैरह देनी थी तो आपने वहाँ पे स्पेंड कर दिया, कोई और छोटे मोटे खर्चे थे बिजनेस के, आपने वहाँ पे स्पेंड कर दिया, ठीक हो गया। कोई 3 मिलियन का सपोज बिजनेस के लिए आपने क्या ले लिया? कोई मोटर व्हीकल ले लिया, मोटर व्हीकल क्वालिफाइंग एसेट है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं, मोटर व्हीकल फॉर ही आपने ले लिया, ठीक हो गया। पीछे कितना बचा? 12 मिलियन। 10 मिलियन आपने जो है वो लगा दिया किसके ऊपर? कोई ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे, और ये क्या है? क्वालिफाइंग एसेट है। तो ये बोरिंग क्या हो गई 20 मिलियन की? जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक नहीं। हाँ, अगर तो सारा का सारा 20 मिलियन आपने एसेट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड लिया होता तो फिर क्या थी? स्पेसिफिक बोरिंग। जनरल बोरिंग क्या है? कि जिसका पर्पस मोर देन वन है, मीन एक स्पेसिफिक पर्पस सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट भी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पर्पसेस हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे? जनरल बोरिंग का, कि ये 3 पर्पस के लिए। इवन एंड पे आपके पास फिर भी 2 मिलियन बचा पड़ा है जो आप किसी और पर्पस के लिए लगा लोगे, ठीक हो गया। सो जनरल बोरिंग भी होती है। अब चूंकि इसका कुछ पार्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आपने कैपिटलाइज करना है। हाँ, बाकी जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है वो कैपिटलाइज नहीं होंगे, ये एक्सपेंस आउट होगा। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेएबल या कैश, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेएबल या कैश, क्या ख्याल है? और इसका जो बोरिंग कॉस्ट होगी, मीन इंटरेस्ट होगा, उसकी एंट्री क्या होगी? जब हम लगाएंगे तो एक्सपेंडिचर हो गया 10 मिलियन, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस टू कैश, क्या ख्याल है? और इसका जो एक्सपेंस होगा इंटरेस्ट, वो हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। कैसे कैपिटलाइज करेंगे? इसके स्पेसिफिक बोरिंग के कैपिटलाइज करने का ये एक फार्मूला था कि इंटरेस्ट इनकम आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड, तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाएगी। जनरल बोरिंग में अगर हमने जो है वो अमाउंट कैपिटलाइजेशन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? कहता है उसका फार्मूला है क्या? एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट, एक्सपेंडिचर कौन सा? ऑन क्वालिफाइंग एसेट इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड।
एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। ये क्या है, फार्मूला है किस चीज़ का, जनरल बोरिंग की कैपिटलाइजेशन करने का, जनरल बोरिंग की कैपिटलाइजेशन करने का। क्यों, इसके लिए जो बोरिंग की अमाउंट बची है, वो अमाउंट बची है तो वो सोल पर्पस ऑफ एसेट से रिलेटेड नहीं थी कि आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पे तो वो आपने इनकम भी इंटरेस्ट में से माइनस करनी है। नहीं, वो जो अमाउंट बची है वो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी और पर्पस के लिए कर रहे हो, इस एसेट से रिलेटेड नहीं कर रहे, इसलिए उसका इफेक्ट हमने नहीं लेना। सिंपली क्या करना है, जो एक्सपेंडिचर इससे रिलेटेड हुआ है, कितना हुआ है, 10 मिलियन हुआ है, इनटू रेट, रेट कितना था, 11% था, कितने टाइम पीरियड वो हम देखेंगे, एसेट ये कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कब इसकी कंस्ट्रक्शन सीज हुई, उतने मंथ का हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। क्या ख्याल है? अब इसमें वर्ड क्या यूज किया गया, रेट नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट। तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या है ये हमें निकालना पड़ता है। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, ये निकालने का एक फार्मूला है। कहते हैं अगर तो एक ही जनरल बोरिंग है, इफ ओनली वन जनरल बोरिंग, तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा, इसी का जो रेट है मीन 11%। तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा, रेट ऑफ बोरिंग, जो इस केस में क्या है, सपोज 11%। अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है, इफ मोर देन वन जनरल बोरिंग, अगर तो एक ही जनरल बोरिंग थी तो फिर तो वही रेट जो बोरिंग का रेट था वही हम कैपिटलाइजेशन रेट ले लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा बोरिंग है तो फिर उसके लिए एक फार्मूला यूज होगा, कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग, वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग। नोट्स में आपको ये फार्मूला दिया भी गया है, इनटू 100, वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग इनटू 100। अब इसका मतलब क्या है, ये मिटा देना यहाँ से, अब हम जनरल बोरिंग की बातें कर रहे हैं। वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग इनटू 100। अगर हमने सिंपली बोरिंग कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट, तुम्हारे पास क्या आ जाती है, बोरिंग कॉस्ट आ जाती है। क्या ख्याल है, टाइम पीरियड को अगर हम छोड़ दें, ये रेट कौन सा है, इंटरेस्ट रेट, मीन इसको हम इंटरेस्ट इनकर भी कह सकते हैं। क्या ख्याल है, नहीं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इनकर्ड आ जाएगा। मीन कितना इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनकर्ड आ गया। इसमें से अगर हमने ये रेट निकालना हो, इंटरेस्ट रेट, ये कैसे निकलेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन ये क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। क्या ख्याल है, ये बात समझ आती है। तो अगर हमने इंटरेस्ट इनकर्ड निकालना हो तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट।
तो अगर रेट निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। तो ये जो बेसिकली रेट है ये एक तरह का यही रेट है जो हम कैसे निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट इनकर्ड मीन बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट मीन इंटरेस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। आउटस्टैंडिंग बैलेंस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग। बोरिंग आउटस्टैंडिंग मीन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। क्या कहना है वेटेड का मतलब क्या, अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। ये बात समझ आती है? मीन वही फार्मूला है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनकर्ड। तो रेट किसके इक्वल हो गया, इंटरेस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्या कहला है? तो ये फार्मूला भी वही है। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या है कि रेट आप निकाल रहे हो किसका, बोरिंग का, जो कैपिटलाइज करना है किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट इनकर्ड किस पे, बोरिंग पे, डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग मीन बोरिंग आउटस्टैंडिंग जो आपके पास बची हैं उस पे। सो जनरल बोरिंग, जनरल बोरिंग क्या है, ऐसी बोरिंग जिसका पर्पस सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, अदर देन क्वालिफाइंग एसेट भी हो सकता है, इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट। ठीक हो गया? उसमें हमने क्या करना है, जो एसेट से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट है वो तो कैपिटलाइज करनी है। कैसे करेंगे, फार्मूला है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट जो 10 मिलियन हुआ इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट सपोज इसमें कितना था, 11% इनटू टाइम पीरियड। अगर तो एक ही जनरल बोरिंग है तो फिर उसी का रेट हम यूज कर लेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट। लेकिन अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है, मीन 20 मिलियन के साथ कोई 10 मिलियन का और लोन जो है वो एमसीबी से भी लिया हुआ है, कोई 5 मिलियन का लोन यूबीएल से भी लिया हुआ है, एक से ज़्यादा जनरल बोरिंग है, तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट हम निकालेंगे एक फार्मूला के थ्रू। और वो फार्मूला क्या है, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग इनटू 100। इसको समझने के लिए अगर हम चले जाएं एक क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसमें देखें क्या स्पेसिफिक बोरिंग है, जनरल बोरिंग है, एक ही बोरिंग है जनरल अगर है तो, या एक से ज़्यादा हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया है, 31 दिसंबर 20x5 पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस हैं लोन के, जनरल लोन के, मीन स्पेसिफिक नहीं, जनरल बोरिंग के आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2005 पे हैं। लोन 1 3 लाख का बैलेंस है, 6% रेट वाला है। लोन 2 2 लाख का बैलेंस 8% रेट वाला है। और लोन 3 150,000 का बैलेंस 9% रेट वाला है। All the 3 loans were brought forward from previous years. Neither loan is taken during the year nor is repaid. पिछले साल में लोन लिए थे और करंट ईयर में वो सारे के सारे लोन जो हैं वो ड्यू रहे हैं पूरा साल, कोई रीपेमेंट नहीं हुई। दिस मीन इन पे बोरिंग कॉस्ट तो पूरे साल की बैंक को गई है, लेकिन हमने देखना है क्या कोई कैपिटलाइज होनी है। क्यों, अगर इसमें से कोई पैसा एसेट में लगाया गया है, क्या ख्याल है, क्वालिफाइंग एसेट में लगाया गया है, तो दिस मीन उसकी जो बोरिंग कॉस्ट है इंटरेस्ट वो हमने कैपिटलाइज करना है इस तरह से। तो देखते हैं क्या कोई एसेट में लगा है। द कंपनी स्पेंट फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। 31 जनवरी 20x5 को 70,000 उसमें लगाया गया है। 1 अप्रैल 20x5 को 80,000 उसमें लगाया गया है। और 1 दिसंबर को 10,000 उसमें लगाया गया है। The asset is not yet available for use as on 31 दिसंबर 2005। और एसेट जो है वो ईयर एंड तक अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। दिस मीन उस एसेट से रिलेटेड करंट जितनी भी कॉस्ट लगी हैं वो सारी की सारी की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। ठीक हो गया, इन बोरिंग कॉस्ट जो इस एसेट से रिलेटेड बैलेंस लगा है उसके ऊपर
जब जब वो लगा है तब से ऑनवर्ड सारी कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी। ओके, द एसेट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज एज ऑन 31 दिसंबर 2005। करना क्या आपको, कहता है जी आपको कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 3। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, कैपिटलाइजेशन रेट। और कैपिटलाइजेशन रेट हमें क्या कहता है, कैसे कैलकुलेट होगा। अगर तो एक ही बोरिंग है तो फिर तो उसका रेट, हाँ अगर मोर देन वन बोरिंग है और मोर देन वन 3 बोरिंग हैं तो फिर रेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, बोरिंग कॉस्ट इनकट, बोरिंग कॉस्ट इनकट ओवर वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग, वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग इनटू 100। अब देखो तो 3 बोरिंग थी और तीनों की तीनों पूरा साल आउटस्टैंडिंग रही हैं, ऐसी है कि तीनों की तीनों आउटस्टैंडिंग रही हैं। तो दिस मीन उनका इंटरेस्ट पूरे साल का ही पे हुआ होगा, पूरे साल का ही पे हुआ होगा। तो इंटरेस्ट निकाला जा सकता है तीनों का पूरे साल का। पहला बोरिंग अगर आप देखो तो कितनी थी, पहली बोरिंग कितनी थी 300,000 की, उस पे इंटरेस्ट किस रेट से पे हुआ होगा, 6% पे। तो 300,000 का 6% निकालें तो कितना इंटरेस्ट इनकर हुआ उसके ऊपर, 18,000। बोरिंग कॉस्ट इनकट इतनी हुई इनकर। वो अमाउंट कितनी थी बोरिंग की जो आउटस्टैंडिंग रही पूरा साल, 300,000। वो ले लो यहां पे नीचे, तो वो नीचे ले लो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बोरिंग है वो कितनी है 200,000। उसका रेट कितना है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पूरे साल का पे किया होगा आपने। इंटरेस्ट इनकर कितना हुआ उस पे 16,000। कितनी अमाउंट पूरा साल ओवर ड्यू रही है, आउटस्टैंडिंग रही है 200,000। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास अमाउंट थी वो कितनी थी 150,000 की। उसका इंटरेस्ट किस रेट से 9% से पूरे साल का आपने इनकर किया होगा कितना 13,500। और अमाउंट पूरा साल ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग रही कितनी 150,000। क्या ख्याल है। तो जो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही बोरिंग और ऊपर उनका इंटरेस्ट इनकर्ड इनटू हमने क्या करना है 100 करना है। तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा कितना, कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा कितना, बाद में मल्टीप्लाई कर दो। नॉमिनेटर ऐड करो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना 7.31%। जी यहां तक बात समझ आती है कि कैपिटलाइजेशन रेट कैसे हमने निकाला। इंटरेस्ट इनकट जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ, क्या ख्याल है, और डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग में जितनी भी आउटस्टैंडिंग रही उनका वेट ले लिया आपने। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट बी की तरफ चले आप। रिक्वायरमेंट बी कहती है जी कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो रिक्वायरमेंट बी में हम चले गए जी। रिक्वायरमेंट बी कहती है जी बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। मीन कौन सी बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी वो हमने निकालनी है। और बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो कैसे निकालनी है, उसके लिए हमने एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड लेना है। क्या ख्याल है, एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास आ गया, इनटू टाइम पीरियड लेना है।
कितनी अमाउंट आपने पहले एक्सपेंडिचर में दी? 7 पहली वाली बताओ। 70,000 की इंटू कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? 7.31%। कितने टाइम पीरियड के लिए ये जो है वो एसेट में चार्ज हुई? 9 मंथ्स के लिए, 31 जनवरी को की। क्या ख्याल है? और अभी तक एसेट ईयर एंड तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो स्टार्ट डेट से लेकर सीज डेट तक की कैपिटलाइज होनी है। तो स्टार्ट डेट कब? जब आपने पहली उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट की। क्या ख्याल है? तो कितने मंथ्स? 11 मंथ्स की। कितनी? 7,000 to 7.31% मीन 0.731 4690। उसके बाद दूसरा एक्सपेंडिचर आपने किया कौन सा? 1 अप्रैल को। कितनी अमाउंट से? 80,000 से। सो 80,000 का एक्सपेंडिचर कहां से निकाल रहे हैं हम? यहां से निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट कितना? 7.31% इनटू पीरियड 1 अप्रैल से ऑनवर्ड 9 मंथ्स। क्या ख्याल है? इनटू 9/12 कर दो। ये क्या बना? 4386। उसके बाद तीसरी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया कितनी अमाउंट का? 10,000 का रेट 7.31%। किस डेट को किया? 1 दिसंबर को। दिस मीन करंट ईयर में के कितना कैपिटलाइज हुआ होगा? 1 मंथ का। 1/12 कर दो। कितना? 61। तो टोटल मुझे दे दो प्लीज, टोटल दे दें प्लीज। 9137। रिक्वायरमेंट 3 क्या है? रिक्वायरमेंट सी, कैरिंग अमाउंट आपने निकालनी है। कैरिंग अमाउंट सर कैसे निकालते हैं? करंट ईयर की कैरिंग अमाउंट के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट में हमें चाहिए एक्सपेंडिचर चाहिए। एक्सपेंडिचर आपके पास है क्वेश्चन में, कितना सारा एक्सपेंडिचर आपने किया? 70,000 का एक दफ़ा किया, 80,000 का एक दफ़ा किया और 10,000 का एक दफ़ा किया। कौन सा? ये एक्सपेंडिचर। कितना आ गया ये टोटल? 160,000 का आपने एक्सपेंडिचर किया। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी आपने की। क्या ख्याल है? सो बोरिंग कॉस्ट जो आपने कैपिटलाइज की वो कितनी थी? 9137 की। तो आपके पास क्या आ गया? टोटल कॉस्ट आ गई कितनी? 169,137। इसमें से हम लेस करेंगे क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों नहीं है डेप्रिसिएशन? क्योंकि एसेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होनी है? व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। क्या करंट ईयर में रेडी फॉर यूज था ये एसेट? नहीं। तो क्या डेप्रिसिएट भी होगा? नहीं। तो डेप्रिसिएशन में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है? तो आपके पास कैरिंग अमाउंट क्या बचेगी? वही बच जाएगी ईयर एंड पे। क्या ख्याल है? क्यों भाई? एसेट तो बना ही नहीं था, तो फिर कैरिंग अमाउंट कैसे आ गई? एसेट तो बना ही नहीं था, तो फिर कैरिंग अमाउंट कैसे आ गई? इसलिए जो हम पैसा चार्ज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एसेट का पार्ट तो बन रहा है। तो इसको हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में कहीं पे तो लिखना है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं पे तो लिखना है। क्या ख्याल है? तो कैपिटलाइज तो होगी ये, क्यों कैपिटलाइज हो रही है तो एसेट तो लिखना है हमने। तो कैरिंग अमाउंट एसेट की आती है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन कहां पे होगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर हम जाएं, वहां पे हमारे पास क्या होंगे? नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स के हेड में। क्या ख्याल है? नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होंगे, कोई बैलेंस पोज। वो एसेट जो कंप्लीटेड हैं, लेकिन जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैसे? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के नाम से। तो ये 169,137 यूं करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों? कैपिटलाइज हो रही है अमाउंट, तो जो कैपिटलाइज हो रही है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में ही शो करनी है। हाँ, जो कंप्लीटेड थे वो तो आगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन ये चूंकि कैपिटलाइज
हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एसेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको सेपरेट जो है वो क्लासिफिकेशन देंगे, क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। ठीक हो गया, मीन इसकी ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जगह तो कोई बननी है ना, तो जगह कहाँ पे बननी है, अंडर नॉन करंट एसेट्स एक सेपरेट क्लासिफिकेशन बनेगी। क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट डी क्या है सर, रिक्वायरमेंट डी ऑफ द क्वेश्चन कि कंपनी का बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस कितना हुआ है, कंपनी का बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस कितना हुआ है, तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो कितना हुआ है, ये इतना हुआ है, उसमें से कैपिटलाइज कितना हुआ है, इतना हुआ है, तो डिफरेंस ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस आउट आ जाएगी। क्या निकालना है आपने, बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस आउट, मीन P&L को कितनी चार्ज हुई होगी, तो पूरे साल की जो बोरिंग कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है, 18,000 प्लस 16,000 प्लस 13,500, ये टोटल कितना बनता है, 47,500। तो उसमें से जो आपने कैपिटलाइज्ड किया, तो कैपिटलाइज्ड आपने कितना किया, 9137, तो रिमेनिंग आपके पास एक्सपेंस आउट जो है वो निकल आया, बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट मीन जो P&L को चार्ज हुआ कितना, 38,363। इसकी जनरल एंट्री मुझे करके दे दोगे, ये जो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट की इसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, ये जो कैपिटलाइज्ड हुआ ये तो चला गया कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में, कितना, 9137, ये जो 38,367 है ये कहां पे चला गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे, P&L में कितने से, 38,363, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास क्या बच गया, कैश या इंटरेस्ट पेएबल, कितने से, 47,500 से। क्या ख्याल है, मीन टोटल जो बोरिंग कॉस्ट थी पूरे साल की वो इतनी थी आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, उसमें से इतना कैपिटलाइज हो गया, तो पीछे बाकी कहां पे जाना है, P&L में एक्सपेंस में जाना है, वो कितना जाना है, इतना जाना है। क्या ख्याल है जी, स्पेसिफिक बोरिंग भी हमने सीख ली, जनरल बोरिंग भी सीख ली, लेकिन अभी कहानियां आगे और हैं, तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।